हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत हो गया आपके हमारे नए और एक लेक्चर पे, जो कि क्यों क्या होने वाला है बाबू। लेक्चर नंबर 2 किसका? एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर सर? अरे सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो और इनऑर्गेनिक का पार्ट है। हाँ बाबू, इनऑर्गेनिक का ये लेक्चर है बीएससी वाले लोग के लिए, यानी कि जो बीएससी स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर वाले, फर्स्ट सेमेस्टर वाले, ये लेक्चर्स उनके लिए है, ठीक है। और कोई 11th का बच्चा है तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि 100% सेम ही है। जो 11th का पढ़ाया रहता है वही फर्स्ट ईयर में हम लोग बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर उनके लिए। अब बाबू, हमने पहले लेक्चर में क्या कवर किया था कि जे थॉमसन का मॉडल एटम के बारे में क्या बोलता है, वो फेल कैसे हो गया। फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, वो जे थॉमसन को फेल किया पर वो भी फेल हो गया। उसका ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड भाई का, कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है, बस वो इतना बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का स्पीड, तो दोनों क्या सेम है तब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। पर मैक्सवेल आके उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। और दूसरा क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं बता पाया। तो भोर आया, फिर भोर का लास्ट लेक्चर में हमने भोर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था कि भोर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। उसका मेन पोस्टुलेट क्या था कि बाबू मेरे को रदरफोर्ड का ड्रॉबैक को अपना पावर बनाना है, ठीक है। तो वो एक करके बताते गया। तो आज हम लोग क्या देखेंगे ना, कि हम लोग भोर का मॉडल का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि भोर का मॉडल हम लोग अप्लाई कैसे कैसे कर सकते हैं। तो भोर हमें क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है, उसका एक एनर्जी रहता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक का एक रेडियस होता है। फिर जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन का रहता है उतना ही एनर्जी उस शेल का भी रहता है। ये सब हमें बोर बता दिया था, ठीक है। अगर आपको ये सब समझना है तो आप लेक्चर नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर पे चल जाइए। और भाई, वीडियो के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पे। उसे कुछ अपने रीजन थे, बीच में मैंने क्लास 12 को भी छुआ था, मतलब 12 भी पढ़ा रहा था। फिर क्या नाम आपका, +3 वालों के लिए भी केमिकल बॉन्डिंग के 2-3 लेक्चर डाल दिए थे, ठीक है। आज चैनल है एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। लेक्चर नंबर 2, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑफ बोर, यानी कि पहले इसका एप्लीकेशन क्या है कि सबसे पहला कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम बता दिया। रदरफोर्ड तो फेल हो गया था ना स्टेबिलिटी बताने में। वो तो बोला कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दोनों बराबर है, तभी वो दोनों मूव कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पा रहा है। पर मैक्सवेल क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन भैया मूव करेगा तो, कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एंड ऑफ द डे में न्यूक्लियस में डिपॉजिट हो जाना चाहिए। और जैसे इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में डिपॉजिट होगा तो इलेक्ट्रॉन एटम तबाह हो जाएगा। पर ऐसा तो नहीं होता है। तो बोर हमें वही समझाया। उसका पहला एप्लीकेशन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि एटम का स्टेबिलिटी बताइए, कैसे एक एटम स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम में भोर चाचा क्या बताएं कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम में भोर अंकल क्या बताए। भोर अंकल बताए कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, कहां पर, न्यूक्लियस के शेल पे। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के शेल पे, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के शेल पे, तो वो एनर्जी रिलीज नहीं कर, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो, हाँ, तो अब क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम में बोर जी क्या बोले, ठीक है। बोर जी ये बोले कि जो इलेक्ट्रॉन जो शेल पे घूम रहा है ना, उसका जिस एनर्जी या जिस वेलोसिटी से वो शेल पे घूम रहा है, उस शेल का भी एनर्जी या वेलोसिटी वही है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं मान लीजिए एक ऐसे करके रोलर कोस्टर में बैठा हुआ हूं, जो ऐसे करके गोल एक, मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूं। हाँ, मैं ये आदमी हूं, ठीक है। मैं क्या हूं, ये आदमी हूं, और मैं इस हेलीकॉप्टर में बैठ, इस उड़न खटोला पे बैठा हूं, जो है ना, ऐसे एक तो ऐसे झाड़ू रख के आंटी उड़ती थी हवा में। तो ऐसे मान लीजिए कि ये झाड़ू है और ये मैं हूं, ठीक है। तो बोर जी क्या बोले कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या शेल है, तो शेल ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, मतलब शेल ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट है। ये एटम है, मान लीजिए क्या है, ये एटम है, ठीक है, एटम। तो ये जो ये एटम है, ये रहा एटम। एटम के अराउंड में ये सेल ऐसे करके प्रेजेंट है। अभी रुकिए, इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं। एटम है और ये क्या, देखिए ये शेल है, ये पूरा नहीं घूम रहा है, ये एक टाइप का सर्कुलर ऑर्बिट है। ये एक तो सर्कुलर ऑर्बिट है। रुके, मेरे को एग्जांपल मिल गया मेरे को मेरा एग्जांपल। देखिए क्या चीज है, ये है हमारा पोछा, ये है हमारा पोछा, ठीक है। पोछा का क्या है बाबू, ये मान लीजिए ये जो बीच वाला स्पेस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये क्या है, पूरा शेल है। ये जो व्हाइट वाला फर है इसका, ये क्या है, पूरा शेल है, ठीक है। तो ये रहा कौन हमारा बाबू, न्यूक्लियस रहा। ये कौन था, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये देखिए न्यूक्लियस आपको दिख रहा है ना, बोट्रॉनिक्स, यस बेयर्स। तो ये है न्यूक्लियस और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या बोला कि
इस यहाँ पर मान लीजिए इसका एनर्जी क्या है, ये देखिए व्हाइट वाला ये जो है यहाँ पर मान लीजिए इसका एनर्जी क्या है E, तो जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर एनर्जी होगा E, यानी कि ये जो पूरा शेल है, ये जो पूरा शेल है इसका पूरा एनर्जी सेम है और उसी एनर्जी से कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन का फाइंड करोगे इस पॉइंट पे एनर्जी कितना है तो वो सेम रहेगा जितना इस शेल करेगा। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम में बोले कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कहां पर घूम रहा है, जैसे मान लीजिए कि क्या नाम है आपका, ये क्या न्यूक्लियस है, व्हाइट वाला क्या है पूरा, सॉरी व्हाइट वाला क्या शेल है, तो जो शेल है इसमें कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो हर एक पॉइंट पे जितना ही शेल का एनर्जी है उतना ही क्या इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एनर्जी कम नहीं होगा, ये बोले थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम पे। समझ गए ना? वापस एक बार बोले, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है बाबू आपका एटम है, ये व्हाइट वाला क्या है पूरा फर इसका शेल है, तो शेल का हर एक पॉइंट पे एनर्जी सेम है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से, यानी कि जितना शेल का एनर्जी है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी उतना ही है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो इससे क्या होगा सर, जैसे मान लीजिए घूम रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, पर जैसे मान लीजिए एक एनर्जी एक पॉइंट का 0.1 एनर्जी रेडिएट किया, उसी समय ये जो शेल है वो 0.1 एनर्जी इसको दे दिया, यहाँ पर भोर जी यही कहते हैं। ठीक है, तो इसका मैं अभी आपको स्टेटमेंट एकदम बुक के अकॉर्डिंग लिख देता हूं। ठीक है, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ गए ना? हाँ सर समझ गया। अब इसके बुक के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या होगा मैं लिख देता हूं। हाँ भाई, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम में भोर जी क्या बोले, अकॉर्डिंग टू भोर द इलेक्ट्रॉन डजंट लूज एनर्जी व्हेन इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्यों नहीं लूज करता, आपको समझ में आ गया ना कि जैसे मैंने 0.1 लूज किया उसी समय में शेल बोला ले बाबू ले ले, मेरे से एनर्जी ले ले, एंड इट कैन नॉट जंप टू लोअर ऑर्बिट इफ इट इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि ये लोअर ऑर्बिट में जंप नहीं कर सकता अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट पे, यानी कि देखिए आप अब समझिए, ये कौन है, न्यूक्लियस है, ये कौन सा है, फर्स्ट शेल है, ये कौन सा है, सेकंड शेल है मान लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जंप कर सकता है एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट पर, बीच वाले पे नहीं कर सकता है, और अगर ज्यादा दूर जाते जाएंगे तो वो अपने एटम को ही छोड़ देगा। ठीक है, ये अलग बात है, पर एटम हमेशा ऑर्बिट पे जंप करता है, यानी कि मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन पे जंप, इस ये वाले मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट पे घूम रहा है। ठीक है, तो ये जंप करके सेकंड ऑर्बिट पे जा सकता है, अगर सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो जंप करके थर्ड ऑर्बिट पे जा सकता है, यानी कि जो एटम है वो आइदर फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे जंप कर दे, सेकंड से थर्ड में कर दे, या फर्स्ट से थर्ड या सेकंड से थर्ड, यही केस बनता है। ठीक है, या फिर फर्स्ट से फोर्थ पे कर दे, यानी कि एटम जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ऑर्बिटली जंप करता है। और इलेक्ट्रॉन आता भी वैसा ही है, आता कैसे है सर, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए फोर्थ ऑर्बिट पे, ठीक है, और ये आ गया सेकंड ऑर्बिट पे, तो यानी कि ऑर्बिट से ऑर्बिट ही जंप करता है। ऐसा नहीं है कि अभी सेकंड ऑर्बिट पे घूम रहा है, मन क्या कि तीसरा ऑर्बिट से पहले बीच वाला जो स्पेस है उसमें हम लोग घूम ले, नहीं बाबू ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों, ये भोर जी बोले कि एटम ऐसे ही चलता है, तो हम ये क्या फंडामेंटल बात है, यानी कि यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इट कैन नॉट जंप टू लोअर ऑर्बिट इफ इट इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4, ये कौन सा फर्स्ट, ये कौन सा सेकंड, ये कौन सा थर्ड, ये कौन सा फोर्थ, तो फर्स्ट ऑर्बिट पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो, और उसके नीचे तो ऑर्बिट नहीं है, उसके नीचे क्या डायरेक्ट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में तो ऑर्बिट नहीं है, न्यूक्लियस तो एक भैया सॉलिड सा कंसंट्रेटेड चार्ज है, तो सॉलिड क्या नहीं गैस जो भी फॉर्म में एकदम बहुत ही कंसंट्रेटेड है, उसके अंदर ऑर्बिट तो नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जा ही नहीं सकते। यहां पर बोर जी का पहला पॉइंट यही है। और याद है ना रदरफोर्ड का मैक्सवेल क्या प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रॉन घूम घूम के न्यूक्लियस में डिपॉजिट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, मैक्सवेल ये प्रूफ किया था। तो ये बोर आके इसको समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन जब भी घूमेगा आइदर वो जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट, या फिर वो जंप करेगा सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट से नीचे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ऑर्बिट वहां पर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन only jump when there is presence of orbit, यानी कि ऑर्बिट के प्रेजेंस में ही ये जो अपना वो है, कौन है, इलेक्ट्रॉन, वो जंप करता है। ऐसे ही हवा में जंप वंप नहीं कर सकता। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद क्या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा कि हाइड्रोजन और सोडियम ये दोनों का स्पेक्ट्रल सीरीज बताऊंगा, यानी कि स्पेक्ट्रा यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस देते हैं भैया, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप 11 में क्यों तो अच्छी बात है, नहीं क्यों तो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज आप एक बस अभी चीज मान लीजिए
क्या कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है अगर हाई एनर्जी लेवल पे तो वो वापस आता है अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल पर। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है, हम लोग अभी अपने दूसरे टॉपिक में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एज देयर इज नो, तो ये था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कैसे एटम स्टेबल होगा, होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। दूसरा और हमारा इंपॉर्टेंट क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। वो अपना रदरफोर्ड जी एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं दे पाए थे कि मान लीजिए एक व्हाइट लाइट को पास कर रहे हैं एक गैस से और प्रिज्म से, फिर जैसे मान लीजिए क्या नाम है, एक नॉर्मल लाइट है जिसको हम लोग पास किए, यहाँ पर एक कौन रखा हुआ है, नॉर्मल लाइट है, यहाँ पर एक रखा हुआ है गैस मान लीजिए, गैस से फिर जो लाइट निकला उसको किससे पास किया, प्रिज्म से। तो यहाँ पर मान लीजिए ये फोटोग्राफिक प्लेट है, व्हाइट लाइट क्या देता है, विबज्योर देता है, पर जब गैस से पार किया तो मान लीजिए वॉयलेट, इंडिको और ग्रीन मिला, बाकी कलर्स कहाँ गए, इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड जी के पास नहीं था, पर इसका एक्सप्लेनेशन किसके पास है, बोर जी के पास। तो हमारा सेकंड टॉपिक क्या होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से बाबू, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो हमारा दूसरा क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी कि जब हम लोग कोई भी एटम से व्हाइट लाइट को पास करते हैं, कोई भी एटम यानी कि हीलियम मान लीजिए, आपका एच मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, तो जब हम लोग से व्हाइट लाइट या कोई भी लाइट को पार करते हैं तो उसका स्पेक्ट्रा कैसे बनता है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, स्पेक्ट्रम 7 कलर का होता है, विबज्योर। पर जब भी आप उसको कोई गैस से पास करोगे तो कैसा स्पेक्ट्रम बनेगा, ये हमें भोर जी बताए थे, ठीक है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। अब सर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अब आपको वो समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप आ जाइए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, सब खेल है इलेक्ट्रॉन का, यहां पर लिख दीजिए, सब खेल है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का सब खेल है, सब खेल यानी कि हर खेला इलेक्ट्रॉन ही रचा है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, और ये क्या, थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है। ऑर्बिट भैया पूरा जो भी शेप में रहता है 3D शेप में, पर मैं गलती से बनाता छोटा हो गया, इतना दिखेगा नहीं। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे होता है, ठीक है। मान लीजिए कि फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। आपको तो पता ही है ना कि इलेक्ट्रॉन अभी ऐसे नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, आपके उसमें घूमता है, क्या नाम है, ये इलेक्ट्रॉन घूमता है एक ऑर्बिटल्स पे, अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। अभी आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहे हैं, ऐसे करके घूम रहे हैं, किस में घूम रहे हैं बाबू, ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन को क्या दिए, एनर्जी दिए। इलेक्ट्रॉन को तो आप ऐसे एनर्जी नहीं दे सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन बाबू घर में घूम रहा है, ले बाबू टॉफी का और घर से निकल, ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते। इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग को कि हमें एटम में एक एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कि मान लीजिए एटम पे हम लोग क्या दिए, एनर्जी दिए। एटम पे एनर्जी दे, इस इलेक्ट्रॉन पे मान लीजिए भी एनर्जी दे रहे, ठीक है। तो जब भी आप किसी को एनर्जी दोगे तो वो अपने हायर एनर्जी स्टेट पे चल जाएगा, यानी कि हायर ऑर्बिट पे चल जाएगा। यानी कि सर जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, यानी एटम को दे रहे हो, यानी कि एंड ऑफ द डे पे इलेक्ट्रॉन को भी दे रहे हो। एटम, इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर ही है ना बाबू। अगर आप मान लीजिए आप आप हमारे क्या नाम है, आप हमारे आप हमारे आप हमारे आप हमारे समाज को गाली दे रहे हो, ठीक है, आप हमारे समाज को गाली दे रहे हो, तो उस समाज में तो हम भी है ना, एंड ऑफ द डे में हमें भी तो गाली लगा ना। तो वही चीज है, एटम में अगर आप कुछ भी हीट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, उसको आप किसी भी फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो, तो वो इलेक्ट्रॉन पे भी जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ना, एक्साइट करेगा, एक्साइट करेगा यानी कि अपने हायर ऑर्बिट पे चल जाएगा। तो मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट पे एक्साइट करके कहां चल गया, थर्ड ऑर्बिट पे चल गया, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट पे चल गया। तो सर फर्स्ट ऑर्बिट से किधर चल गया, थर्ड ऑर्बिट पे। तो आप कितना उसको एनर्जी दिए, जिसको एब्जॉर्ब करके थर्ड ऑर्बिट पे पहुंच गया, उससे जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अरे वाह सर, क्या डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड for the electron to jump to higher energy, हायर एनर्जी शेल यानी कि हायर ऑर्बिट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यानी कि आप एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिए, वो कहां एक्साइट होकर चल गया, थर्ड ऑर्बिट पे, फोर्थ ऑर्बिट पे, फिफ्थ ऑर्बिट पे। तो आप कितना उसको एनर्जी दिए और उससे कौन सा स्पेक्ट्रा बना, उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। हम आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के परफेक्ट एग्जांपल भी देंगे आज के लेक्चर पे, ठीक है, आप उसका टेंशन नहीं लीजिए। अब सर एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है,
एमिशन स्पेक्ट्रा जानने से पहले आप एक चीज को समझिए कि जितना ज्यादा एनर्जी उतना ही कम क्या होगा, स्टेबिलिटी। सर क्या बोल रहे हैं, अभी बताते हैं। यानी कि सबसे पहले समझिए, आप एकदम अभी सीधा हो जाइए, एमिशन स्पेक्ट्रा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हम लिख के दे रहे, ठीक है। अभी आपको बेस से समझा दो। चले, जैसे मान लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, और ये क्या, तीसरा शेल है, ठीक है। हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो फर्स्ट शेल का एनर्जी कितना होता है, एनर्जी का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना हो जाएगा, -13.6। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का, ये देखिए फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन। तो Z कितना है, 1, और N कितना है, यहाँ पर फर्स्ट शेल है तो 1। तो पहला का एनर्जी कितना गया, -13.6। अब E2 यानी कि एनर्जी ऑफ सेकेंड शेल, जितना एनर्जी शेल का है उतना एनर्जी वहां के इलेक्ट्रॉन का भी है, समझ रहे हो ना बात को। तो दूसरा एनर्जी यानी कि -13.6 इंटू, अब Z कितना, Z तो 1 ही है, पर N कितना हो गया 2, तो ये इधर से मारेगा, 2 6 या 12, ठीक है, और 6.8, ये कितना आ गया, 0.68 आ गया। अब E3 यानी कि थर्ड सेल का एनर्जी कितना है, तो -13.6 इंटू 1/3। तो 3, जैसे मान लीजिए ये 3 होता है, 3 4 जा 12, ठीक है, और 16 आ गया, 16 आ गया यानी कि 3 5 जा 15, इसको 4.6 मान लेते हैं। यहाँ क्या मानते हैं, 4.6 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए एनर्जी बढ़ते जा रहा है, कैसे बढ़ रहा है सर, या तो 13.6 या 6.8 है। अरे मेरे प्यारे बाबू, -13.6 बड़ा है कि -6.8 बड़ा है, -6.8 बड़ा है। बेसिक है भाई, इतना तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो डूब जाओगे आके। आता है भाई, आता है ना, आता है। -6 13.6 बड़ा है कि -6.8 बड़ा है, -6.8 बड़ा है। ये क्या है, -13.6 -6.8, और ये मान लीजिए -4.6 है। तो यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, थर्ड शेल का, और उसके बाद सेकंड शेल का, उसके बाद फर्स्ट शेल का। सर एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, कैसे, कैसे बताएं अभी आपको। इलेक्ट्रॉन घूम रहे तीनों पास में, मान लीजिए कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजीली है, कहां से आप इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हो, फर्स्ट सेल से, सेकंड सेल से, थर्ड सेल से। सर फर्स्ट सेल से, मारेंगे एक रपटा कान के नीचे, थर्ड सेल से, गुड बॉय, गुड गर्ल। थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, यहां पर थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। इजी क्यों है सर, क्योंकि वहां पर एनर्जी ज्यादा है। अरे बाबू, एक जगह आप मान लीजिए, आप ना एक बहुत जगह एकदम बहुत तेज से आप गोल गोल घूम रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो। जो जितना तेजी से घूमता है उसको बहकाना उतना ही आसान है। आसान कैसे सर, आप याद करिए, वो रैबिट और टॉर्टोइस का रेस। टॉर्टोइस क्या था, स्लो था, और रैबिट क्या था, फास्ट था। तो रैबिट क्या सोचा ना कि मैं भैया टॉर्टोइस को आराम से हरा दूंगा और मैं अपना फिनिश लाइन तक पहुंच जाऊंगा, पर टॉर्टोइस क्या था, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो स्लो स्लो जा रहा था, स्लो स्लो जा रहा था, और इसका स्टेबिलिटी ज्यादा था, स्लो स्लो गया, अपने लाइफ में स्टेबल था और अपने मुकाम को हासिल कर लिया। पर रैबिट क्या फास्ट फास्ट था, अपने पाथ को छोड़ दिया। यानी कि देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है 4.6 4.6 4.64, उसको हल्का सा वैसे किए, निकल गया, क्या है, बहुत ज्यादा स्पीड था ना उसका। वहीं पर अब देखिए -13.6 में उसका एनर्जी कम, यानी कि धीरे 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 घूम रहा है। यानी कि जो आदमी धीरे धीरे अपना काम करता रहता है उसको आप बहका इजिली नहीं सकते हो, पर जो एकदम 2 नंबरी तरीके से अपने सक्सेस को पा लिया उसको आप इजिली बहका सकते हो, इजिली वो डूब सकता है। क्यों, इसका रीजन सिंपल है सर, या एनर्जी ज्यादा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप इजिली निकाल सकते हो, तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया, कंपाउंड क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, सॉरी एटम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। यानी कि जितना ज्यादा एनर्जी, जैसे जैसे आप ऑर्बिट बढ़ते जाओगे आपका एनर्जी बढ़ते जाएगा और से स्टेबिलिटी घटते जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। मान लीजिए कि इस वाले शेल पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, ये 5 में से एक इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दिए तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा, तो आपका परिवार से एक आदमी घट गया, तो आप क्या हो गया, अनस्टेबल हो गए। फिर एक, तो ऐसे क्या, एनर्जी जितना ज्यादा उतना ही इनवर्स रिलेशन क्या, स्टेबिलिटी से, ठीक है। यानी कि सर जब हम लोग हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो हमारा स्टेबिलिटी घटते जाएगा, अब ये बोलना चाह रहे हैं, हाँ बाबू यही बोलना चाह रहे हैं। अब एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है वो बताते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे भाई। अब एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है ये आपको बताते हैं, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा होता है बाबू, क्या होता है बाबू, एमिशन स्पेक्ट्रा होता है कि
इलेक्ट्रॉन क्या चीज एमिट किया, उसको एमिशन बोलते हैं। आप कोई चीज एमिट करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, एमिशन। यानी कि जब ये क्या है, पॉजिटिव है, जब ये क्या है, फर्स्ट शेल है, ये क्या है, सेकंड शेल है, और ये क्या है, थर्ड शेल है, ठीक है। तो अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसी इलेक्ट्रॉन पे आप क्या एनर्जी दिए, तो वो कहां पर आ गया, थर्ड शेल पे आ गया। कहां पर आ गया, थर्ड शेल पे आ गया, वो इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल पे आ गया। पर सर जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में था तो वो स्टेबल था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कितना था, -13.6। पर जब वो थर्ड शेल में आ गया तो वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो वापस से क्या करेगा ना, अपने स्टेबिलिटी को पाना चाहेगा, यानी कि अपने वापस में कहा जाएगा, कंफर्ट जोन में आना चाहेगा। सर क्या बोल रहे हैं, अरे बाबू मान लीजिए आप अपने पापा के पलकी में झूल रहे थे, आप एकदम आराम से, आपको खाना मिल रहा था, पानी मिल रहा था, ऐश की जिंदगी थी आपकी, ठीक है। अब आपको क्या हो गया, आप जैसे जैसे बड़े होते गए आपका एनर्जी बढ़ते गया, तो आपके पापा बोले जा बेटा खुद से कमा खा। तो अब खुद से कमा खा वाले में स्टेट में आगे कहा, तीसरे वाले शेल पे। अब आप क्या हो गए, जब ये खुद से कमाना है, खुद से खाना है, बहुत लाइफ अनस्टेबल हो जाता है। यानी कि यार आप उठ रहे हो तो पैसा आएगा, आप नहीं आ रहे तो नहीं। तो वो लाइफ अच्छा है कि आपके पापा वाला, एंड ऑफ द डे में आप जो कर रहे हो वही लाइफ अच्छा है। पर बाबू आराम कहाँ है आपको, आप स्टेबल कहाँ हो ज्यादा। जैसे मान लीजिए आपका होम टाउन है, या आप कहीं दिल्ली गए पढ़ने के लिए, तो आप ज्यादा स्टेबल, आप अपने कंफर्ट जोन में कहाँ रहोगे, पहले में ना। यानी कि आदमी अपना कंफर्ट जोन को ढूंढता है, और से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना कंफर्ट जोन को वापस से ढूंढेगा। तो जब भी आप एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन को, और वो मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट या फिफ्थ ऑर्बिट पे पहुंच गया, तो वो क्या करेगा, वापस से अपना फर्स्ट ऑर्बिट जहां से वो एक्साइट हुआ था, यानी कि मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट से अगर फोर्थ में एक्साइट हुआ था, तो सेकंड ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू फोर्थ, क्योंकि सेकंड का एनर्जी क्या कम है। तो वापस से क्या करेगा, सेकंड वाले पे आना चाहेगा। यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट सबके लिए सेम केस है। तो मान लीजिए जब आप इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से लेके थर्ड ऑर्बिट तक के लिए एक्साइट करते हो, तो अपना वापस वो कंफर्ट जोन मांगने के लिए थर्ड ऑर्बिट से वापस से कहा जंप कर जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप कर जाएगा। और क्या हमें स्पेक्ट्रा दे देगा, एमिशन स्पेक्ट्रा दे देगा। वाह सर क्या कॉन्सेप्ट है, मार्वलस, मार्वलस कॉन्सेप्ट है भाई। क्यों, क्यों मार्वलस है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, उसको एक्साइट किए तो वो कहां पहुंच गया, हायर एनर्जी लेवल पे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। पर हायर एनर्जी लेवल पे क्या होगा, अनस्टेबल, तो वापस से कहां आ गया हो, फर्स्ट शेल में। यानी कि वो कुछ, जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन जब भी लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जब भी हायर से लोअर जाता है तो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन द फॉर्म ऑफ क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि सर जब भी एक इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा तो वो EMR यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देगा। इसको ही हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। यानी कि बाबू एक चीज बताओ मेरे को, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पे कैसे गया, आप उसको एनर्जी दी तभी गया। यहाँ पर मकसद ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पे कैसे गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आया तो कितना एनर्जी रिलीज किया, कितना हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिला, उसको क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रा का आपको अब हम डेफिनेशन या फिर कॉन्सेप्ट समझ गया ना भाई। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो वो क्या रिलीज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग किस पे डाल देंगे, फोटोग्राफिक प्लेट पे डाल देंगे और एमिशन स्पेक्ट्रा पा लेंगे। बस सिंपल एमिशन स्पेक्ट्रा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अब आपको इसका डेफिनेशन दे देते हैं और आपको एग्जांपल देते हैं लाइन स्पेक्ट्रा का। एमिशन पहले आपको हम समझाएंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा आप कैसे निकालोगे, फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आप कैसे निकालोगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से कर लिए, ठीक है कर लिए। पॉज करने का, नोट करने का बाबू, इतना टाइम थोड़ी है ना अपने पास, ऐसे आपको बोलते बोलते मिटा भी दिया। तो ऐसा क्या है कि when electron jumps from higher when electron jumps from higher energy level to lower energy लेवल, यानी कि 4.6 तो बड़ा है ना, -4.6 तो बड़ा है ना -13.6 से। when electron jumps from higher energy level to lower energy level, it
radiates energy in the form of electromagnetic radiation, and we will catch this electromagnetic radiation and put them and direct them in the फोटोग्राफिक, उसको हम लोग कहां डायरेक्ट करेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो हमें क्या मिल जाएगा, सो वी कैन फाइंड एमिशन स्पेक्ट्रा। इसी तरीके से हमें क्या मिल सकता है, एमिशन स्पेक्ट्रा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एमिशन स्पेक्ट्रा फाइंड करेंगे। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कैसे करते हैं हायर एनर्जी पे, एंड ऑफ द डे पे वो लोअर पे आता है एमिशन स्पेक्ट्रा में, ठीक है। हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा ऐसे निकालते हैं। फिर क्या नाम है, लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब लाइन स्पेक्ट्रा होता क्या है वो बता देंगे, यानी कि जो एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया उससे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइंस मिलेगा। लाइंस अदर कंटिन्यूस या फिर डिस्क्रीट होगा। ये भी दो चीज आपको बताते हैं और हम लोग अपने मेन एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर घुसेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। हाँ बाबू, तो अब क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल तो हमारा पहला क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और दूसरा क्या था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा बाबू, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरा, अब आप क्या इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइट कैसे करोगे, मैंने आपको एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पूरा समझा दिया। अब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कैसे करोगे, तो भैया इसके अलग अलग मेथड है। पहला क्या, आप हीट देके एटम को एक्साइट करो तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। दूसरा क्या, इलेक्ट्रिसिटी दो तो एक्साइट हो जाएगा। तीसरा क्या है, आप एक गैस से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास कर दो लो प्रेशर में तो हो जाएगा। ये सब मेथड है इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने का, भैया सिंपल लर्निंग वाले। अब द रेडिएशन आर रिवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, दिस आर बाय दिस कैन बी आइदर कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। यानी कि जब आप एक, पहले हम क्या समझ रहे हैं, अभी मान लीजिए एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो आप क्या किए, इलेक्ट्रॉन में हीट दिए तो एक्साइट हुई, कहां चल गया, हायर ऑर्बिट में। तो वहां पर क्या हो गया, अनस्टेबल, तो वापस से कहा गया अपने लोअर ऑर्बिट पे। तो जो हायर हायर ऑर्बिट से जो लोअर ऑर्बिट में आया तो बीच में एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज किया, हायर से लोअर एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसको आप कैसे पकड़ोगे, इन द फॉर्म ऑफ लाइंस आपको दिखेगा, ठीक है। कैसे दिखे आपको बताते हैं अभी। लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ईच एटम, हर एक एटम का डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रा होता है, और ईच लाइन है पर्टिकुलर वेवलेंथ, हर एक लाइन का पर्टिकुलर वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग डायरेक्ट घुसेंगे अपने एमिशन स्पेक्ट्रा में, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रा में अब हम डायरेक्ट घुसेंगे। अब इसको नोट कर लीजिए। तो बाबू, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, इट विल टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी एंड जंप टू हायर शेल। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर शेल पे चल जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो वापस अपने कंफर्ट जोन में आने के लिए, अपने आप को वापस से उतना स्टेबिलिटी पे लाने के लिए वो लोअर शेल पे आएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, यानी कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे, तो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसको हम लोग एमिट यानी कि एमिशन, यानी कि उसको ऐसा स्पेक्ट्रा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैप्चर कर रही, और उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रा कितने टाइप के होते हैं बाबू, एमिशन स्पेक्ट्रा कितने टाइप के नहीं, मतलब कि एमिशन स्पेक्ट्रा ये किस किस एटम पे हमारा दिखा पाया, कौन, बोर चाचा, या किस किस में ज्यादा इफेक्टिवनेस अपना शो कर पाया। एमिशन स्पेक्ट्रा अभी हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप का, जो कि होगा एक सोडियम का, Na का एक तो स्पेक्ट्रा होगा, और एक तो क्या होगा बाबू, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा होगा। और आपको बता दूं ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइमन, बारमन, पास्कल, ये सब क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग देखेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा को, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, यानी कि सोडियम का स्पेक्ट्रा और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा कैसे होता है उसको अभी मैं बताऊंगा। नोट कर लीजिए आप इसको, डेफिनेशन को। सोडियम स्पेक्ट्रा क्या होगा, ठीक है। सोडियम स्पेक्ट्रा आप कैसे करोगे, जैसे कि आप मान लीजिए, आप यहाँ पर ले लिए सोडियम के मेटल को ले लिए, ठीक है। इसमें आप नीचे से क्या कर रहे हो, इसको हीट दे रहे हो, ये क्या दे रहे हो, आप हीट दे रहे हो इसको, ये एक बंसन बर्नर, आप उससे हीट दे रहे हो। तो जब आप सोडियम के मेटल को हीट दोगे तो अलग अलग गैसेस को, मतलब अपने आपको गैसेस में रिलीज करेगा, कुछ कुछ एमिट करेगा ना भाई, कुछ कुछ एमिट करेगा ना, हाँ बाबू एमिट करेगा। तो देखिए, जब आप सोडियम मेटल को हीट किए तो वो कुछ रेज दिया, क्या दिया, रेज दिया भैया, गैस दिया, जो भी दिया, इन द फॉर्म ऑफ रेज दिया, ठीक है। रेज आप किससे पास करोगे, प्रिज्म से पास करोगे, प्रिज्म से पास करोगे, ठीक है। तो जब ये प्रिज्म से टकराएगा तो ये ऐसे करके दो तो
वेवलेंथ दे देगा। क्या करेगा, ऐसे दो ठो वेवलेंथ, और हम लोग यहाँ पर क्या रख लेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट क्या है सर भैया, एक ऐसा प्लेट जो कि प्रिज्म से पास होने के बाद जो जो उसके रेडिएशंस निकल रहे हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट में क्या देखा गया कि दो ठो येलो लाइन आ गए, दो ठो क्या आ गए, येलो लाइन आ गए। ठीक है, येलो लाइन कैसे आ गए, ये दोनों क्या है, येलो लाइन, येलो लाइन है। और इसका वेवलेंथ कितना है बाबू, 5896 एंगस्ट्रॉम, और इसका वेवलेंथ कितना है, 5890 एंगस्ट्रॉम। अब आप यहाँ पर समझिए यहाँ पर हो रहा क्या है। जब भी आप एक नॉर्मल लाइट को प्रिज्म से पास कराते हो तो आपके पास कितने कलर्स आ जाते हैं फोटोग्राफिक प्लेट में, 7। विबज्योर, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। रेड क्या है बाबू, विबज्योर है ना, VIBGYOR। तो ये क्या हो गया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, जब भी आप एक नॉर्मल लाइट को पास कराओगे प्रिज्म से तो आपको 7 कलर मिल जाएंगे। पर जब आप एक सोडियम के मेटल को जब आप हीट करोगे तो उससे जो रेज निकलेंगे, वह लाइट के भी क्या रेज होते हैं, तो सोडियम को जब आप हीट करोगे तो उससे क्या निकलेंगे, रेज निकलेंगे। ठीक है, यानी गैस के फॉर्म में, जो भी फॉर्म में, ऐसे करके रेज निकला। ठीक है, तो जब आप उसको एक प्रिज्म से पास कराओगे ना, तब आपको कौन सा सिर्फ कलर मिलेगा पता है, येलो कलर मिलेगा। और दो दो येलो कलर मिलेंगे, यानी कि येलो कलर मिलेगा आपको, और उसके दो वेवलेंथ वाले येलो कलर मिलेंगे, एक मिलेगा 5896 और एक 5890। यहाँ पर हो रहा क्या है सर, यहाँ पर हो रहा ये है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे ना तो वो क्या लेगा अपने अंदर एनर्जी, और हायर एनर्जी लेवल पे चल जाएगा। तो इस वाले फेस में ना जो बाकी के 6 कलर है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, ये सब कौन एब्जॉर्ब कर लिया, ये सब कौन एब्जॉर्ब कर लिया, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, बस ये रिलीज क्या किया, येलो, यानी कि जब आप, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसको एनर्जी दिए तो ये सातों कलर अपने ऊपर लेके इसे ऊपर चला। पर जब इसको यहाँ पर अनस्टेबल हुआ तो यहाँ से वापस क्या आएगा, लोअर एनर्जी लेवल पे, तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। पर जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो वो क्या किया ना, 6 का 6 एनर्जी, 6 का 6 कलर्स को तो अपने अंदर ही रख लिया। बस जब ऊपर से लेके नीचे आया तो एनर्जी रिलीज किसके फॉर्म में किया, येलो लाइट के फॉर्म में किया। तो हमें सोडियम स्पेक्ट्रम में दो डार्केड लाइन मिल जाते हैं येलो कलर के, यानी कि ऐसे दो डार्क बना। फिर साइंटिस्ट जब उसको कुछ देखे फोटोग्राफिक प्लेट में तो उसको येलो कलर दिखे, यानी कि बाकी के 6 कलर कहाँ चले जाते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। एमिशन स्पेक्ट्रम में यानी कि ऐसा रेस जो कि एमिट कर दिया गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ दिया जब वो ऊपर से नीचे आए, तो वो सिर्फ कौन सा था, येलो था। तो यहाँ पर उसका वेवलेंथ यहाँ पर आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन ये वो क्या बोलता है, व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन, व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन, जब एनर्जी दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन को इन एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म में, मान लीजिए इन हीट, इन एनी फॉर्म, यानी कि यहां पर हम लोग क्या दिए, हीट में, इन एनी फॉर्म, इट, व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन इन एनी फॉर्म, इट एब्सॉर्ब्स इट एंड जम्प्स टू हायर एनर्जी लेवल। वो क्या करेगा, जंप कर जाएगा हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, क्या करेगा, जंप कर जाएगा हायर एनर्जी लेवल, एंड देन बिकम अनस्टेबल, वहां पर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, एंड देन बिकम अनस्टेबल एंड विल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और सोडियम के केस में कौन सा को रिलीज करता है, येलो लाइट को रिलीज करता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ EMR, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और यहां पर कौन सा को एमिट कर देता है, येलो को। भैया कॉन्सेप्ट को समझे ना, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिए और वो हायर एनर्जी लेवल पे हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। पर आपका अभी इसका काम नहीं है, आपको मतलब किससे, एमिशन स्पेक्ट्रा से। ठीक है, तो आप क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, ऊपर गया, सातों कलर को अपना अंदर ले लिया, जैसे वो हायर एनर्जी लेवल पहुंचा तो वहां क्या हो गया, अनस्टेबल। तो वापस क्या करेगा, अपना स्टेबिलिटी में आएगा। तो अपने आप को वापस स्टेबल करने के लिए वो बस क्या करेगा, एक येलो कलर को छोड़ देगा, बाकी 6 को लेकर अपने साथ नीचे उतर जाएगा। तो आपके सामने जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसमें येलो कलर आके टकरा गया, दो ठो येलो कलर, दो ठो डार्क बैकलाइन टकरा गए, उसका वेवलेंथ आपको पता चल गया।
यानी कि सर सिंपली क्या है, सोडियम मेटल में जब आप उसको एक्साइट करके ऊपर जो भेजोगे तो नीचे आने के लिए एमिट करेगा येलो लाइंस को, जिसका वेवलेंथ इतना इतना है, बस यही चीज है। ठीक है, अब हमारा क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप सोडियम को हीट किए, प्रिज्म से पास किया, आपको येलो लाइन मिल गया। कैसे मिल गया समझिए। अब है आपका इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। हाँ बाबू, तो अब आपको क्या बताना है हमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कैसे बनाता है, हाइड्रोजन भी इन द फॉर्म ऑफ लाइंस बनाता है, पर हाइड्रोजन के केस में ना वो बहुत सारे लाइंस दे देता है, तो हर एक लाइन जो साइंटिस्ट डिस्कवर्ड किए उसके नाम पे है। ठीक है, और हाइड्रोजन आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेज भी दे देता है, और क्या नाम है आपका, इंफ्रारेड भी दे देता है, और विजिबल रेंज का भी दे देता है। और सर सोडियम में क्या था, सोडियम बस विजिबल रेंज का था, येलो। ठीक है, अल्ट्रावायलेट और ये नहीं था। अब सर आप अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड को कैसे देखे भैया, उसका माइक्रोस्कोप लगा दिया बगल बगल में तो आपको वो भी पकड़ में आ गया, सिंपल। यानी कि आपको इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट देखना है तो आपको सिंपल उसके लिए उसमें वहां पर स्पेशल माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, समझ गए। तो पहला क्या है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन हाइड्रोजन गैस, यानी कि यहाँ पर आप क्या लगा दिए, एक बैटरी लगा दीजिए। मान लीजिए एक पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दी है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, इट गिव लाइंस एंड आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड इट, यानी कि देखिए यहाँ पर ये लाइन दिया, ये रेस दिया, इसको लोग प्रिज्म से पास किया तो हमें 5 लाइन मिल गया। तो ये 5 लाइन कौन दे बेसिस पे है, जो साइंटिस्ट उसका डिस्कवरी किए। यानी कि मान लीजिए अल्ट्रावायलेट को कोई साइंटिस्ट डिस्कवर्ड किया, इंफ्रारेड को कोई साइंटिस्ट डिस्कवर्ड किया, विजिबल को कोई साइंटिस्ट डिस्कवर्ड किया। और जैसे विजिबल का जो साइंटिस्ट बैठा हुआ था उसका नाम है मान लीजिए बाल्मर, तो उसको नहीं पता था कि अल्ट्रावायलेट है और यहाँ पर इंफ्रारेड है। बगल में उसका दोस्त आया लाइमन, बोला चल बाबू ठीक है तू इसको कर, हम बगल में अपना टेलीस्कोप क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड माइक्रोस्कोप लगा के बैठ जाते हैं जो इंफ्रारेड रेस को कैप्चर करे। तो लाइमन बोल दिया अरे वाह बाबू, मेरे को तो इंफ्रारेड मिल गया। अब अल्ट्रावायलेट में इधर एक तो दोस्त बैठा, बोला तू एक्सपेरिमेंट कर, हम अपना पेरिस्कोप लगा के बैठ रहे, अल्ट्रावायलेट रेस को ये कैप्चर कर लिया। तो ऐसे ऐसे करके हर एक साइंटिस्ट अपना अपना नाम दे दिए। ठीक है, यानी कि जो साइंटिस्ट जो टाइप के रेस को डिस्कवर किए वो अपना नाम दे दिए। अब अल्ट्रावायलेट में एक जन एक टाइप का किया तो दूसरा 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 दूसरा, इतना बहुत मगजमारी है। और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा यानी कि आप हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक, और एक प्रोटॉन रहता है। तो आप हाइड्रोजन को क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके पहला ऑर्बिट में छोड़ोगे, फिर वहां पर क्या होगा, अनस्टेबल होगा, सॉरी दूसरा, पहला से आप कहाँ छोड़ोगे दूसरा में, तो अनस्टेबल होके पहला में आएगा। तो जितना एनर्जी एमिट किया वो कोई डिस्कवर किया, फिर पहला से तीसरा, फिर तीसरा में अनस्टेबल हुआ, फिर वापस आया, तो तीसरा से पहला में कितना एनर्जी रिलीज किया, फिर चौथा से पहला, फिर पांचवा से पहला, फिर इंफिनिटी से पहला, ऐसे करके हाइड्रोजन का पूरा स्पेक्ट्रम बनता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन पांचवा से पहला आया तो क्या एनर्जी रिलीज, क्या रेज रिलीज किया, अल्ट्रावायलेट किया कि इंफ्रारेड किया, कि क्या नाम है आपका, चौथा से क्या किया, तीसरा से क्या किया, दूसरा से क्या किया, पहला। यानी कि हाइड्रोजन में पूरा ये मेथड चल रहा है, तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो अभी आपको हम बताते हैं कैसे होता है, इसको पहले नोट कर लीजिए आप जल्दी से। ये क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का डिटेल है, अभी आपको एकदम कैसे होता है बताते हैं। तो अभी क्या है बाबू, यहां पर हियर वी विल excite one electron of hydrogen to different energy level। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग अलग अलग एनर्जी लेवल पे एक्साइट करेंगे और उसका हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि आप पहले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहां पहुंचा दिए, इन्फिनिटी में, और इन्फिनिटी में क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, तो वापस कहां गया, पहला शेल पे। तो बाबू आपको क्या करना है कि कहां से कहां पर आया, तो आपको ये तो नहीं जानना है कि आप कहां से कहां तक पहुंचा है, जानना क्या, कहां से कहां तक आया, तभी आपको क्या मिलेगा, एमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर अभी मैं अलग अलग लाइंस बना रहा हूं इन द सेंस की, देखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पर शेल का नंबर क्या, इन्फिनिटी, यानी कि वो एटम से ही निकल गया। तो मान लीजिए ये इन्फिनिटी वाला है लाइन, ये लाइन क्या है, ये लाइन अपना वो नहीं है जो रिलीज किया, ये क्या एक लेवल है, ये क्या लेवल, लेवल सबके निकलेंगे पर निकलेंगे उनके जो लास्ट तक बना रहेगा। ठीक है, वो वाला मीम है ना दीदी का। मान लीजिए इन्फिनिटी से पहला आएगा, अब रुकिए रुकिए, मान लीजिए पांचवा से पहला में आएगा। ठीक है, रुकिए बाबू रुकिए, पहले हम लेवल बना लेते हैं। फिर मान लीजिए चौथा से पहला में आएगा, रुक जाइए, फिर मान लीजिए तीसरा से पहला में आएगा। लेवल तो सबके निकलेंगे पर निकलेंगे उनके जो आखिर तक बना रहेगा। फिर मान लीजिए दूसरा में आएगा, दूसरा से पहला जाएगा, फिर मान लीजिए पहला है,
ये क्या लेवल है, ये क्या लेवल है, यानी कि इंफिनिटी से पहला में आएगा, दूसरा में आएगा, तीसरा में आएगा, चौथा में आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहां पहुंचा दे, इंफिनिटी में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो कहां आना चाहेगा, पहला, मान लीजिए पहला शेल में और पहला प्रेजेंट था, तो कहां पहुंच गया, इंफिनिटी में, वहां पर क्योंकि अनस्टेबल, तो वापस कहां आना चाहेगा, पहला में। तो कैसे आएगा, एमिशन स्पेक्ट्रा देगा। तो बाबू जब कोई भी, यहां पर एक सीन है, यहां पर एक सीन है, क्या ये पहला का लेवल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इंफिनिटी। जब भी एक इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से पहला शेल में आए, जब भी एक इलेक्ट्रॉन पांचवा से पहला शेल में आए, यानी कि भैया एक चीज आप यहां पर लिख लीजिए कि हम लोग हायर से लोअर आएंगे, ठीक है, लिख लीजिए, बार बार बोलेंगे सब मजा नहीं आ रहा है। जब भी इंफिनिटी से पहला आए या फिर जब भी पांचवा से पहला आए, अरे बाबू ऐसा तो बहुत कुछ हो सकता है ना, कि मान लीजिए दूसरा से तीसरा चल गया, फिर तीसरा से दूसरा, इतना मगजमारी नहीं, एक ही बार इंफिनिटी से पहला, फिर पांचवा से पहला, फिर क्या नाम है, चौथा से मान लीजिए पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आए, फिर तीसरा से मान लीजिए पहला में आए, फिर दूसरा से मान लीजिए पहला में। अब एक से तो कहीं नहीं जा सकता, तो इस सीरीज का नाम क्या है आपको पता है, लाइमन सीरीज। इसका नाम क्या है, रुक जाइए बाबू, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, लाइमन। क्या है, लाइमन। इसका नाम क्या है, सीरीज का लाइमन। यानी कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पांचवा ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट में आए, तो जो वो स्पेक्ट्रल लाइंस देगा उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, लाइमन। मान लीजिए चौथा से अगर पहला में है तो उसका भी नाम क्या है, लाइमन। अगर तीसरा से पहला है तो भी उसका नाम क्या है, लाइमन। और दूसरा से पहला है तो भी उसका नाम क्या है, लाइमन। यानी कि लाइमन साइंटिस्ट उसको दिया था। यानी कि एनर्जी, मान लीजिए यहाँ पर दूसरा और पहला का बात हो रहा है, यहाँ पर आपको समझा देते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, दूसरा में, क्या हो गया, अनस्टेबल, वापस आएगा पहले में, कैसे आएगा, एनर्जी रिलीज करके। तो दूसरे से पहला आया तो उसको लाइमन सीरीज बोलेंगे, तीसरे से पहला आया तो लाइमन सीरीज। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब भी फर्स्ट ऑर्बिट पे आएगा उसका नाम क्या है, लाइमन सीरीज। इलेक्ट्रॉन जब भी कोई भी एनर्जी लेवल से फर्स्ट वाले शेल पे आ जाए उसका नाम क्या है, लाइमन सीरीज। ये एग्जैक्ट पॉइंट निकला मेरे मुंह से, वेरी गुड राघव, वेरी गुड। अब मान लीजिए कि इंफिनिटी से कहां आया बाबू, दूसरा शेल में आया, यानी कि इंफिनिटी से दूसरा शेल में आया, पहला शेल का रोल खत्म हो गया, ठीक है। फिर पांचवें सेल से आया, मान लीजिए दूसरे सेल में, फिर मान लीजिए चौथे सेल से आया दूसरे सेल में, फिर मान लीजिए तीसरे सेल से आया दूसरे सेल में। तो इस सीरीज का नाम क्या है, बाल्मर। क्या नाम है, बाल्मर सीरीज। क्या नाम है बाबू, बाल्मर सीरीज। साला बहुत गंदा दिख रहा है। ये क्या नाम है बाबू इसका, बाल्मर सीरीज। बाल्मर मतलब सर, यानी कि ये कौन से साइंटिस्ट दिए थे, बाल्मर साइंटिस्ट दिए थे। और ये कौन सा रीजन आपको पता है, विजिबल रीजन, नॉर्मल आंख से दिख जा रहा था। यानी कि जब भी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन दूसरा में आए तो आप नॉर्मल आंख से उसका रेडिएशन को देख सकते हो। ये कौन सा में था, अल्ट्रा वायलेट एरिया में था, यानी कि यूवी वाले पेरिस्कोप से आप इसको देख सकते हो। यूवी, यूवी पाजी, यूवी पाजी से आप देख सकते हो। मान लीजिए यहीं पर इलेक्ट्रॉन कहां आया, इंफिनिटी से तीसरा में, पांचवा से तीसरा में, और चौथा से तीसरा में। तो इसका नाम हो जाएगा लाइमन बार्मर, इसका नाम हो जाएगा पास्कर। क्या नाम हो जाएगा इसका, पास्चन, पास्चन नाम हो जाएगा, पास्चन। और ये कौन सा रेंज में आ जाएगा, नियर इंफ्रारेड रेंज में आ जाएगा। यानी कि इंफ्रारेड के एकदम सामने सामने रहेगा। थोड़ा वहां पर स्पेक्ट्रम लेवल को और थोड़ा बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए, बढ़ा दिए, बढ़ा दिए, बढ़ा दिए, बढ़ा दिए। अब मान लीजिए पास्चन हो गया, ये कौन सा, यूवी पेरिस्कोप से विजिबल, और ये नियर इंफ्रारेड से, ठीक है। अब मान लीजिए कि इंफिनिटी से कहां आया, पांचवा में आया, और यहां पर पांचवा से चौथा में, सॉरी, इंफिनिटी से चौथा में आया और पांचवे से चौथा में आया। तो इसका नाम क्या आपको पता है, इसका नाम क्या था, पास्चन, PAS, PASCHEN, इसका नाम क्या, पास्चन। और अगर इसका नाम क्या है, ब्रैकेट, BRACKET, BRACKET, ब्रैकेट। और ये कौन सा रीजन है, ये इंफ्रारेड रीजन, पूरा ये इंफ्रारेड के रीजन में आ गया। इंफ्रारेड में कुछ वेवलेंथ होता है ना, 10 टू द पावर कुछ कुछ होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। तो ये उसके रीजन पे आ गया, ठीक है।
अब क्या है, अगर इन्फिनिटी से मान लीजिए पांचवा शेल में आया, पांचवा शेल में आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पांचवा से इन्फिनिटी गया, वहां पर स्टेबल हुआ, वापस से पांचवा में आ गया, तो इसका नाम क्या आपको पता है? पी फंड। अभी आपको इतना का ही काम है, इसका आगे काम नहीं है। ये क्या है? पोस्ट इंफ्रारेड, यानी कि इंफ्रारेड से भी ऊपर है। किससे? इंफ्रारेड से भी ऊपर है, फार इंफ्रारेड, पोस्ट नहीं, फार इंफ्रारेड। यानी कि बाबू कॉन्सेप्ट को समझे कि जब भी इलेक्ट्रॉन पांच इंफिनिटी से पहला में आए, पांचवे से पहला में आए, चौथे से पहला में आए, तीसरे से पहला में आए, दूसरे से पहला में आए, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? लाइमन सीरीज। और वो कौन से रीजन में? यूवी रीजन में। और अगर तीसरे से दूसरा में आए, चौथे से दूसरा में आए, यानी कहीं से भी दूसरा में आए, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बाल्मर। ये कौन सा? विजिबल सीरीज में। अगर चौथे से तीसरा में आए, पांच कहीं से भी तीसरा में आए, यानी कि मान लीजिए कहीं से इलेक्ट्रॉन कहीं गया, वापस आ गया तीसरा में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पास्चन। क्यों? उसको पास्चन साइंटिस्ट दिए थे नियर इंफ्रारेड जोन में। फिर ब्रैकेट, फिर पी फंड। ये है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इतना सारा करामत दिखा सकता है। ये था क्या? हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ठीक है भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब भाई क्या है, चलिए पहले तो आप इसको नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको जल्दी से बाबू। अब क्या आता है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे स्पेक्ट्रल लाइंस को। ठीक है, ये लाइंस कितने ठो आएंगे वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है यहीं पर साइड में दे देते हैं, इसको नोट कर लोगे ना आप। क्या? हाउ टू कैलकुलेट स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी कितने ठो लाइंस वहां पर दिखाएंगे वो। तो फॉर्मूला क्या है? N2 माइनस N1, इधर क्या है? N2 माइनस N1 प्लस 1 बाय 2। N2 क्या है भाई? सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लेना, हायर एनर्जी लेवल, और N1 क्या? लोअर एनर्जी लेवल। इसका आपको एग्जांपल दे दें, एग्जांपल दे दे बाबू। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मान लीजिए आप कि N2 मान लीजिए पांचवा है, हायर कौन सा है? पांचवा, और लोअर क्या मान लीजिए पहला है, तो N2 मान लीजिए पांचवा है और N1 क्या है? पहला है। तो 5 माइनस वन, देखिए 5 माइनस वन इंटू 5 माइनस वन प्लस 1 बाय 2, यानी कि देखिए 5 माइनस वन 4 इंटू 5 माइनस वन प्लस 1 कैंसिल हो गया, इंटू 5 बाय 2, 5 हो 20 बाय 2 10। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपका पांचवा से पहला में आएगा, पांचवा से पहला में आएगा, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिल जाएंगे? 10 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 10 स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बस आप ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है, यहाँ आ जाता है हाउ टू कैलकुलेट स्पेक्ट्रल लाइंस, तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग अपना एमिशन स्पेक्ट्रा को भी खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करूंगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और हम लोग घुसेंगे उसमें ऐसे डीप डाउन। किस में जाएंगे बाबू? हम लोग किस में जाएंगे? आपके कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं एट क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और क्वांटम नंबर हमारा नेक्स्ट लेक्चर का हॉट टॉपिक रहेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चैनल पे कुछ भी है तो डाउट करो, डाउट लिखो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।